Hello, my dear student. Today is the most important topic, that is Gauss law. Gauss law is the most important topic for board exam. What is the Gauss law? The net electric flux through a closed surface, that is 3D, is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by the surface. Once again I repeat, the net electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by the surface. Means phi net equal to q upon epsilon naught, q net inside, and equal to closed integration वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब आइए इसको समझते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। गॉस लॉ का ये कहना है कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज किसी बॉडी के अंदर क्लोज्ड है, किसी बॉडी के अंदर क्लोज्ड है, तो इसके अलोंग जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, हाउ मच, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समझने की कोशिश करिए, अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी क्लोज बॉडी के अंदर एक चार्ज रखा है, तो इस चार्ज के द्वारा कितना फ्लक्स होगा आप केवल उस नेट चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। आपको फ्लक्स का जो परंपरागत फार्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के फार्मूलों को अप्लाई नहीं करना है। आपको सिंपली इसी फार्मूले को यूज करके उस क्लोज बॉडी के लांग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लेना है। फिर से समझे, मान लीजिए यही चार्ज एक स्फेरिकल शेल के अंदर बंद है, यही एक सिंपल सा चार्ज एक सिलेंडर के अंदर क्लोज्ड है, यहां रखा है। तो इस क्लोज बॉडी के अंदर क्यू क्यू चार्ज है, इसके अलोंग जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स उस नेट चार्ज वही नेट चार्ज लेंगे जो इसके अंदर होगा, क्लोज्ड में होगा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। इसका फ्लक्स कितना होगा, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना है, प्लस क्यू, क्यों जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सिंपली इस तरीके से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फिर वेक्टर ई डॉट डी ए करने या वेक्टर ई डॉट ए करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बाय यूजिंग द गॉस लॉ आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है ये, और ध्यान रखना है ये है कि क्लोज सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर में। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसके अंदर मान लो +2 चार्ज है और -3 चार्ज है, और आपको बताना है इस क्लोज सरफेस से कुल कितना फ्लक्स बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। तो फ्लक्स क्या होता है, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना है, नेट चार्ज कितना होगा, +2 प्लस -3 कितना होगा, -1। तो -1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि उस क्लोज सरफेस वाले बॉडी में टोटल नेट चार्ज कितना है, और उस नेट चार्ज से आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो फ्लक्स आपका निकल आता है। अब यही जो फ्लक्स निकाल, ये सिंपल तरीका है गॉस लॉ का फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। आप जानते हैं कि जो परंपरागत तरीका होता है वो होता है ई डॉट डी ए,
या ई इंटू ई ए। तो आप ये क्या लिखा गया है कि क्लोज्ड, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये सर्कल बनाने का मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब क्लोज बॉडी के लांग जो क्लोज सरफेस बॉडी के लांग जो इंटीग्रेशन है, जो फ्लक्स है, वो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आप देखिए, आप इससे भी अगर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे क्लोज सरफेस वाली बॉडी का, तो वही आएगा जो आप क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट करके निकाले। मतलब आपको इसको नहीं यूज करना है। आप सिंपली क्यू, अगर आपको पता है कि उस बॉडी के अंदर चार्ज है, तो आप नेट चार्ज निकाल करके उस नेट चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका टोटल फ्लक्स निकल आएगा। अब अगर आप परंपरागत या मैथमेटिकल तो तरीका आप जानते हैं कि ई डॉट डी ए वेक्टर ई डॉट ए से निकालना चाहते हैं, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, तो वही आएगा। एक छोटा सा प्रूफ है गॉस का, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज को हम एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर क्लोज रखते हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। एक्चुअली ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, इसको हम क्लोज रखते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब चार्ज हमारा क्या होगा? इनक्लोज्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को इनक्लोज करते हैं एक स्फेरिकल सेल के अंदर, ठीक। फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ से इसका जो रेडियस है वो आर है, वो चार्ज सेंटर पे है, यहाँ से इसका रेडियस कितना है? आर है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, डीए हो गया। आप जानते हैं प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, जो कि वेक्टर ई आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के अलांग है, आउटवर्ड है, तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो फ्लक्स कैसे कर, पहले मैथमेटिकल तरीके से निकालते हैं, क्या ये क्वांटिटी इसके बराबर है? प्रूव करते हैं इस गॉस थ्योरम को। तो आप जानते हैं कि फ्लक्स निकालने का तरीका होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स होगा, तो डी फाई स्मॉल फ्लक्स इक्वल टू ई। ई मैंने क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है हर पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। अच्छा, डी ए स्मॉल एरिया, एंगल कितना है ए और डी ए के बीच में? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ गया? cos 0 की वैल्यू 1, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए आ गया। फिर अब ये तो स्मॉल फ्लक्स हो गया, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन केवल हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, ई एक्चुअली कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब छोटा छोटा एरिया जोड़ने पे, सरफेस एरिया को जोड़ने पे कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल आउट, तो 5 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सबसे, ये तो सिंपल सा प्रूफ है, गॉस लॉ निकालने का सबसे आसान तरीका बताया गॉस ने। गॉस लॉ हमको ये बताता है कि अगर फ्लक्स को निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि टोटल नेट चार्ज निकाल करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। आपको ये परंपरागत तरीका मेथड ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना, बॉडी के अंदर बंद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपसे ये करते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक क्लोज बॉडी है, सपोज दैट ये क्लोज बॉडी है ना, और इस क्लोज बॉडी के अंदर जो हमारा फ्लक्स है, वो फ्लक्स मान लीजिए कितना है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं इसके साइज को बढ़ा दूं तो फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्लक्स हमारा वही रहेगा, कितना रहेगा? हाउ मच क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स हमारा
रेडियस और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर हम इस r रेडियस वाले स्फेरिकल सेल को हम 2r कर दें, 3r कर दें, तो हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स नहीं बदलेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि फ्लक्स इनक्लोज बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आप इस स्फेरिकल सेल के रेडियस को 2 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए, हमेशा फ्लक्स कितना होगा, हाउ मच, ये हमेशा क्या होगा, φ=Q/ε0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।